हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आए हुए कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज अ पिक्सल मास्क मीन। ठीक है, तो अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है या कंप्यूटर साइंस के कई सारे सब्जेक्ट में ये जब पॉइंट आता है ना मास्क, ठीक है, तो मास्क इज समथिंग कम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस, राइट। तो स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली वंस, so this is not correct. String containing only zeros, no. String containing two zeros, no. String containing ones and zeros, so option D is correct. तो इसी तरह आपके कंप्यूटर नेटवर्क में भी आता है मास्क, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ कम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस। ठीक है, कुछ अलग फॉर्मेट होता है पर मास्क इज ऑलवेज कम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोज इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। आप ये मास्क मतलब समझ लीजिएगा जो हम आजकल कोरोना से बचने के लिए यूज़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is in computer graphics the number of vanishing points depends। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं। इनको देखने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज वैनिशिंग पॉइंट। ओके, तो वैनिशिंग पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्शन। जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में जहाँ प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्लिक एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अगर हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करें तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के ही टर्म में हमारा वैनिशिंग पॉइंट आता है। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे देखिए आप रेल की पटरी देखते हैं ना, जैसे जब हम सामने ऐसे खड़े होके और रेल की पटरी देखते हैं, है ना, तो तुरंत हमें इस तरह से दिखाई देता है जैसे ये वाले इमेज में है। ठीक है, लेकिन हमें जो है जो रेल की पटरियाँ होती हैं ये बहुत आके जाके कहीं पे एक पॉइंट पे मिलती हुई महसूस होती है ना। तो यही पॉइंट मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्या रेल की पटरियाँ कहीं आगे जाके ये मिली हुई हैं? नहीं मिली है एक्चुअल में, तो ये ऐसे ही जा रही हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम है। लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ऐसा विजुलाइज करते हैं, हमारी आँखों को ऐसा दिखता है कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये आपस में मिल जा रहे हैं एंड दैट पॉइंट इज नोन एज वैनिशिंग पॉइंट। तो इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में टच करते हुए लग रहे हैं, दिस इज वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव द पॉइंट एट विच द प्रोजेक्टर्स कन्वर्ज इज कॉल्ड द वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए कंडीशन देख लेते हैं। द फर्स्ट रूल ऑफ पर्सपेक्टिव इज दैट ऑल पैरेलल लाइंस दैट आर नॉट पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन वैनिश at a single vanishing point, and if these lines are parallel to the ground the vanishing point will be on the horizon. Okay, and parallel lines that are also parallel to the picture plane remain parallel and do not converge toward a vanishing point. ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन ग्राफिक्स द नंबर ऑफ वैनिशिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एक्सेस कट बाय द प्रोजेक्शन प्लेन, no. The center of projection, no. The number of axes which are parallel to the projection plane, no. The perspective projection of any set of parallel lines that are not parallel to the projection plane. So option 4 is correct। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये जो रूल्स थे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से रिलेटेड उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स जेड बफर एल्गोरिथम। एक चीज़ मैं और बताऊं, जेड बफर एल्गोरिथम अगर कोई भी ऐसा कंपटीशन जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स आपसे पूछा जाता होगा तो वहाँ पे आप ये मान के चलिए कि जेड बफर एल्गोरिथम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ जेड बफर एल्गोरिथम या क्या इनिशलाइजेशन लेके चलता है, ये बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, जेड बफर एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जेड बफर एल्गोरिथम? इट इज़ डेप्थ सॉर्ट एल्गो, नो। इसे हम कहते हैं डेप्थ सॉर्ट नहीं, इसे हम कहते हैं डेप्थ बफर एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका एक और नाम है, जेड बफर एल्गोरिथम को डेप्थ बफर एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट इज true. And comparison of object is done, no.
Z buffer is initialized to background color at start of algorithm. No, this is also false. आपके पास Z buffer कुछ पॉइंट्स को इसके जो इंटेंसिटी होता है इनिशलाइजेशन के टाइम पे जो इंटेंसिटी होता है उसको ये बैकग्राउंड कलर पे सेट करता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि किस चीज़ को बैकग्राउंड कलर पे सेट करें, ये कह रहे हैं कि Z बफर इज़ कम्प्लीटली इनिशलाइज टू बैकग्राउंड कलर, तो इस वजह से ये आपका लास्ट वाला पॉइंट भी गलत है। तो आपके पास जो करेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है दैट इज़ नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। द टर्म फॉन्ग इज एसोसिएटेड विद, पहला है रे ट्रेसिंग, शेडिंग, हिडन रेंज रिमूवल, अ गेम। सो द टर्म फॉन्ग इज एसोसिएटेड विद शेडिंग। तो आप कभी इस टर्म को अगर आप सर्च भी करेंगे इंडिविजुअली फॉन्ग तो आपको दिखेगा फॉन्ग शेडिंग। ओके, चलिए अब हम आते हैं, आपके एक क्वेश्चन दिया गया है मैच द फॉलोइंग। आपको लिस्ट 1 में दिए गए हैं CRT के सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और एक लिस्ट 2 में आपको दिया गया है कौन क्या वर्क परफॉर्म करता है, आपको करेक्ट मैचिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में मुझे सॉल्यूशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि जो भी ऑप्शंस हैं जैसे लिखा है, जैसे A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है एंड E का 5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया ताकि आपको इस वीडियो के ज़रिए एक बार आप रिकॉल कर पाएँ कि व्हाट इज़ वर्किंग ऑफ फ्लड गन, व्हाट इज़ कलेक्टर, व्हाट इज़ ग्राउंड फॉस्फोरस ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो मैंने पहले बता दिया है। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ रोल ऑफ फ्लड गन। फ्लड गन इज़ एन इलेक्ट्रॉन गन डिज़ाइन टू फ्लड द इंटायर स्क्रीन विद द इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट क्या है, कलेक्टर, it is partly energized by the flooding gun, stores the charge generated by the writing gun. ठीक है, and next ground is it is used to discharge the collector. ठीक है, जैसे आप इसको आप वो समझिए, आप लोग पढ़ते हैं ना VCC एंड ग्राउंड, सो वही वाला ग्राउंड है, यूज टू डिस्चार्ज द कलेक्टर। phosphorus grains used in memory tube display and similar to those used in standard CRT. And last one is writing gun system used in memory tube display and basically same as the electron gun used in conventional CRT. तो इसमें आपको कुछ भी ढूंढने और मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस आर करेक्ट। तो मैंने ऑप्शंस नहीं ऐड किए थे, ये ऐसे था A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 एंड E का 5। ठीक है, तो इसी तरह से था, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसमें भी हमें मैच कराना है, तो इसमें भी इस क्वेश्चन में भी खास बात यही है कि इसका भी सही मैच ही क्वेश्चन में दे दिया गया है। ये देखिए इसलिए दिया जाता है ना ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो आपको बताना है कि कौन किस तरह के डिवाइसेस हैं। तो टैबलेट एंड जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइसेस हैं, लाइट पेन टच स्क्रीन किस तरह के डिवाइसेस हैं, लोकेटर एंड कीबोर्ड एक कैटेगरी में है किस तरह के हैं, डेटा ग्लोब एंड सोनिक पेन ये किस तरह के डिवाइसेस हैं। तो टैबलेट एंड जॉयस्टिक आर कॉन्टिन्यूस डिवाइसेस, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन डायरेक्ट डिवाइसेस, locator and keyboard are logical devices and data globe and sonic pen are 3D interaction devices। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन, तो मैंने ऑप्शन सही लिखे हैं, A का 1, B का 2, इसी तरह से आपको मिलेगा C का 3 एंड D का 4। देखिए मैं ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये सारे ही क्वेश्चन या तो इसरो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या तो UGC नेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे चेंज करें, मान लीजिए ये क्वेश्चन इसरो एग्ज़ाम में पूछा गया 2013 या 15 में, ठीक है, तो हो सकता है नेट एग्ज़ाम में इसे पूछ लिया जाए, नेट एग्ज़ाम में आया तो हो सकता है इसरो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, या कुछ केट के जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो कई बार आपको UGC नेट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है अब। तो प्रोजेक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं और वहाँ पे आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स आपके सिलेबस का पार्ट है कंपटीशन के लिए, तो वहाँ पे आपके लिए प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। चलो एक पहले से ओवरव्यू ले लेते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल एंड सेकेंड वन इज़ पर्सपेक्टिव। ठीक है, पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन लाइंस हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, देखिए इस तरह से दिखेंगी। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ये देखिए ये
इसमें ऐसे महसूस हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन लाइन है एक किसी पॉइंट पे आके आपको मीट करती हुई लग रही है। देखिए दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये ऐसे कुछ ऐसा हो रहा है, ये इस तरह से, तो मतलब ऐसे लगेगा कि किसी एक पॉइंट पे ये आके मीट करेंगी। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, PRP। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। अब ये कैटेगराइजेशन है कि आपका पैरेलल प्रोजेक्शन जो है, पैरेलल प्रोजेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑब्लिक एंड ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे कैटेगराइजेशन आपके आ जाते हैं कि आपका ऑब्लिक जो है उसको हम कैवेलियर में डिवाइड करते हैं एंड कैबिनेट, ये दो हैं। ऑर्थोग्राफिक में आपका क्या आ जाता है, मल्टी व्यू आ जाता है, एक्सोमेट्रिक आ जाता है। ठीक है, फिर एक्सोमेट्रिक को हम डिवाइड करते हैं आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करूँगी जिसमें हम बात करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन और कहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे जो है अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक पॉइंट है कैवेलियर एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन से रिलेटेड, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है कैवेलियर एंड उसमें कैबिनेट में। ठीक है, तो कैवेलियर में क्या कहा गया है, देयर इज़ नो फोर शॉर्टनिंग ऑफ द लाइंस विच फॉल्स ऑन द व्यू प्लेन। ठीक है, एंड नो चेंज इन द लेंथ। ठीक है, मतलब आपके पास जो प्रोजेक्शन लाइंस है देयर इज़ नो फोर शॉर्टनिंग ऑफ दैट। ठीक है, और जो आपका कैबिनेट है, कैबिनेट में क्या है, देयर इज़ फोर शॉर्टनिंग ऑफ द लाइंस विच फॉल ऑन द व्यू प्लेन। और ये क्या हो जाता है, जो प्रोजेक्शन लाइंस हैं दीज आर A/2। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दिखाया है। यहाँ पे देखो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज़ फॉर कैवेलियर। ठीक है, कैवेलियर का है और दिस इज़ कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट में देखिए, ये आपके प्रोजेक्शन लाइंस हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइंस पे मैंने क्या लिखा है, A/2। ठीक है, तो देर इज़ फोर शॉर्टनिंग ऑफ प्रोजेक्शन लाइंस, और यहाँ पे क्या है, देखो सारी साइड्स आपकी A ही है, सो देर इज़ नो फोर शॉर्टनिंग ऑफ प्रोजेक्शन लाइंस। तो अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, सॉल्व कर लेते हैं क्या पूछा गया है। तो कैवेलियर एंड कैबिनेट, पहले इसको सॉल्व करें। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्शन लाइंस, the direction of projection that is and so line xy plane for certain। ये देखें the cavalier में क्या कह रहे हैं कि the direction of projection is chosen so that line perpendicular to the xy plane are foreshortened by half their length। ये किस में था, कैवेलियर में था या कैबिनेट में था, ये हमारा कैबिनेट में था, है ना। हमारा कैबिनेट में क्या हो रहा है, कैबिनेट में A/2 हो जा रहा है प्रोजेक्शन लाइन, तो कैबिनेट का तो यही मैच हो जाएगा, द डायरेक्शन इज चूजन सो दैट द लाइन पर हाफ देयर लेंथ। ओके, एंड कैवेलियर में क्या था, द डायरेक्शन ऑफ लाइन मेक इक्वल एंगल विद ऑल द प्रिंसिपल एक्सेस। जब आपके जो प्रोजेक्शन लाइंस होते हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सेस से इक्वल एंगल बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब कैवेलियर क्या है, कैवेलियर में द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज चूजन सो दैट देयर इज नो फोर शॉर्टनिंग and the lines are perpendicular to xy plane। and for this question also हमारा सारा का सारा ऐसे डायरेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आइसो आ गया, ठीक है, आइसो हो गया मतलब सारा इक्वल। तो आपका जो प्रिंसिपल ऐसा प्रोजेक्शन जहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्शन लाइन होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल पे बने होते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, here projections are characterized by the fact that the direction of projection is perpendicular to the व्यू प्लेन। ठीक है, और इसके बाद हमारा कैबिनेट एंड कैवेलियर में मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बता ही दिया था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ इसमें पूछना है कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आता, आप इस पर वीडियो ऐड कर दीजिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो प्रिपेयर करूँगी। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।